Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 2 July 2025 and we are going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल है, it is with regard to the Quad Summit. तो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स साथ में आए और यहाँ पे डिस्कस किया, कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी इन द यूएस। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, इन्होंने कहा है इंडिया हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट टेररिज्म विद रिगार्ड टू द पहलगाम टेरर अटैक। हमने जो ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर, इन रिटेलिएशन टू द टेरर अटैक। तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं इन क्वाड कंट्रीज को कि हम कुछ भी कर सकते हैं टेररिज्म के खिलाफ, राइट। और ये क्वाड ग्रुपिंग जो है ये अप्रिशिएट करना चाहिए हमने जो स्टेप्स लिए हैं। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग व्हिच इज द क्वाड। तो देखते हैं क्वाड के बारे में, ये कब बना था, कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, क्या इसका कोई हेडक्वार्टर्स है, ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू बी सीइंग, राइट। सो फर्स्टली क्वाड का फुल फॉर्म यहाँ पे हम देखते हैं, it is called as quadrilateral security dialogue. Quadrilateral का मतलब है 4 points, right? Which are the 4 points that we see here? That's India, Japan, USA and Australia. तो ये 4 कंट्रीज बनाते हैं क्वाड। एंड ये याद रखना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, ओके। बट एक अग्रीमेंट है इन 4 कंट्रीज के साथ ताकि पीस और कोऑपरेशन बनाए। कौन से रीजन में? ये वाले रीजन में। एंड विच इज दिस रीजन? दिस इज द इंडो पैसिफिक रीजन। सो कहा जाता है कि ये ग्रुपिंग इसीलिए बना है ताकि चाइना का जो डोमिनेंस है इसको कम किया जाए। दैट इज व्हाई दिस ओनली दीज 4 कंट्रीज हैव फॉर्म्ड, सो इन ऑपोजिशन टू चाइनाज इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये फॉर्म किया गया था आसियान के फॉर्मल रीजनल फोरम के दौरान। एंड ये जो कंट्रीज हैं दे अकाउंट फॉर 24% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 35% ऑफ द जीडीपी एंड 18% of the global trade. Now if you go back to understand कि ये बॉडी कब आई थी, कब बनी थी, यहाँ पे याद रखना 2004 में ये फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड। ओके, सो ये 4 कंट्रीज आए थे स्पेशली आफ्टर जो सुनामी हुआ था इन द इंडियन ओशन रीजन। However, हम देखते हैं इन द कमिंग ईयर्स क्वाड ठंडे बस्ते में चल गया था, मतलब इट वाज नॉट अ वेरी एक्टिव बॉडी। तो 2007 में हम देखते हैं कि ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट। उनका फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग हुआ था 2007 में। बट इन दिस पर्टिकुलर पीरियड 2008 से लेके 12 वी सी द डिसोल्यूशन ऑफ द क्वाड। नाउ व्हाई इज इट दैट द क्वाड गॉट डिसॉल्व? इट इज बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से बाहर निकला, बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू बी सीन as an adversary to China, as an opposition to China। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ कर दिया। बट वापस से प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान जो उस टाइम पे थे शिंजो एबे, नाउ ही हैज पास्ड अवे। सो शिंजो एबे जो है इन्होंने वापस से बोला कि हमको वापस से रिवाइव करना चाहिए इस ग्रुपिंग को। एंड दैट इज व्हेन 2017 द क्वाड वाज रिवाइव्ड। नाउ रिमेंबर क्वाड का कोई हेडक्वार्टर्स या फॉर्मल सेक्रेटेरिएट नहीं होता। जहां पे मीटिंग होता है दैट इज वेयर द या जो होस्ट कंट्री होती है दैट इज वेयर द मीटिंग्स एंड ऑल हैपन, राइट। फर्दर ये एक्सपैंड किया स्पेशली इन द टाइम ऑफ कोविड। तो 21 से 24 की अगर हम बात करें, एवरी ईयर दे हैव हैड अ मीटिंग। तो लास्ट ईयर यानी कि 2024 द मीटिंग टुक प्लेस इन यूएसए, और इस साल यानी कि 2025 इट इज गोइंग टू बी इन इंडिया। सो ये जो मेन क्वाड लीडर्स मीटिंग है ये इंडिया में होगा। और जो अभी का मीटिंग हमने देखा विद रिगार्ड टू एस जयशंकर, दैट इज अ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, दैट हैपेंड इन यूएसए, ठीक है, दैट वाज इन यूएसए वॉशिंगटन डीसी। लेकिन द मेन मीटिंग विल हैपन इन इंडिया दिस ईयर। दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट कोऑपरेशन होता है, जैसे कि कोविड के टाइम पे वैक्सीन वर इंपॉर्टेंट, तो वैक्सीन डिप्लोमेसी, या हम देखते हैं कि इनका एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है एंड दैट इज विद रिगार्ड टू मलाबार। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं मलाबार, जहां पे चारों कंट्रीज साथ में आके
दे शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ के ऑपरेशंस, ये सब ये शेयर करते हैं इन 4 कंट्रीज में. सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू क्वाड. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल हम देखते हैं, इट इज विद रिगार्ड टू दलाई लामा, उनके सक्सेसर. एंड व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस टुडे? इट्स बिकॉज इन द कमिंग डेज, यानी कि जुलाई 6th, दलाई लामा विल सेलिब्रेट हिज 90th birthday. Okay, so let's understand the history behind all of this. So in Dalai Lama, the 14th Dalai Lama, इनका नाम है Tenzin Gyatso. ठीक है, ये 90 years के हो जाएंगे जुलाई 6th, and it is said इस दिन में वो कुछ यहाँ पे हमको information देंगे with regard to the question of reincarnation, यानी कि जो next Dalai Lama के बारे में कुछ हमको information देंगे, ये बताया है. So it is very significant birthday for us, for all of us, to understand who the next Dalai Lama could be. So we will understand firstly कि दलाई लामा होते क्या है, what exactly is the significance of this position. तो दलाई लामा जो है, he is the spiritual leader of the Tibetan Buddhism. हम देखते हैं he is considered as the reincarnation of अवलोकितेश्वरा. अभी अवलोकितेश्वरा का मतलब क्या है? Let me just erase this. अवलोकितेश्वरा का मतलब क्या है? It is mainly a bodhisattva of compassion. अब bodhisattva जो है, it was considered like an avatar, like a reincarnation, like a rebirth. Okay? तो और ये क्यों करते हैं? Because they want to delay nirvana, ताकि वो दूसरों को help कर सके, दूसरों को enlightenment मिले, इसीलिए हेल्प कर सकते हैं. That is why bodhisattva is created. Now, पहला ऐसा दलाई लामा थे 1391 में, 1391. एंड अभी जो दलाई लामा हम देखते हैं इज द 14th दलाई लामा. इनफैक्ट इट इज सेड कि वो केवल 2 साल के थे when he was considered to be the next दलाई लामा. Now who and how do they decide कि अगला दलाई लामा कौन होगा? Now we see that in Tibetan Buddhism, जो मास्टर्स होते हैं, जो दलाई लामाज स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, ये किसी और व्यक्ति या किसी और फॉर्म में जन्म लेते हैं. सो आफ्टर देयर डेथ दे आर रीइनकार्नेटेड, उनका रीबर्थ होता है. सो इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड. सो व्हेन दलाई लामा वाज 2 years, he was the next, he was considered. So इनको एक विजन मिलता है, the previous दलाई लामा को एक विजन मिलता है, और वो कुछ टेस्ट करते हैं कि क्या उनको चीजें याद है हमारी पिछले दलाई लामा की. सो लाइक नो दीज स्मॉल टेस्ट करके दे फिगर आउट दैट नेक्स्ट दलाई लामा कौन होंगे. ये जो सिस्टम है, इट्स कॉल्ड एज अ तुल्कू सिस्टम. ओके, नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू दिस दलाई लामा, इन 2025 उन्होंने एक बुक लिखा था. सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक? वॉइस फॉर द वॉइसलेस. ओके, रिमेंबर द नेम ऑफ दिस बुक, वॉइस फॉर द वॉइसलेस. इन्होंने यहाँ पे रीअफर्म किया था कि दलाई लामा जो होंगे अभी चाइना से नहीं होंगे. Okay, it could be probably from India also. It is likely that he is saying that it could be from India also. तो ये हमको ये information उनके बुक में मिलता है. Some background history about Dalai Lama. He was born in Taxter, जो है Tibet. That's called as Qinghai in China. The name is changed. Why? Because China ने annex किया था जो Tibet region है. So we know this is China. यहाँ पे we have the Tibet region and then India, right? तो हम देखते हैं कि चाइना ने इस रीजन को अनेक्स किया था एंड इट कंसिडर्स तिब्बत टू बी पार्ट ऑफ इट्स ओन टेरिटरी. तो यहाँ पे बहुत सारे अपराइजिंग्स हुए थे 1951, 1959 एंड 1959 में हम देखते हैं दलाई लामा तिब्बत रीजन छोड़ के आ जाते हैं इंडिया, अरुणाचल प्रदेश से आ जाते हैं, और उस टाइम थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. तो जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को असाइलम प्रोवाइड किया, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड की. एंड वेयर वाज ही हाउस, वेयर इज ही हाउस करंटली? इट इज धर्मशाला. और धर्मशाला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में. सो ही इज बीन सेटल्ड हियर from a long time now and he's established the Tibetan government in exile 1960 में. मतलब इधर होके भी वो तिब्बत के गवर्नमेंट को यहाँ पे रूल करते थे. फॉर एग्जाम्पल नाउ व्हाट हैपेंड इज 2011 में उन्होंने यहाँ पे जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है ये तो मेंटेन किया, बट जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, सो बिफोर ही वाज बोथ स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल, लाइक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द खलीफ, राइट? तो उनका ऐसा ही सिमिलैरिटी हम दलाई लामा में देख सकते हैं. बट in 2011 इन्होंने political authority से do away किया and he is only now the spiritual leader of the Tibetan Buddhism.
ओके तो ये एक पुरानी ट्रेडिशन थी, 368 years की ट्रेडिशन, हैविंग स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर इन वन पर्सन, बट ये उन्होंने चेंज किया. सो लेट अस सी hopefully what will be the message of the Dalai Lama in the coming times with regard to the next person in reigns, right? Let's visit to the next question then. Next question is a very interesting article given in the Hindu about the sports journey. Okay, so this is everything about the sports as a sector कैसे evolve हुआ India में. So let's see the whole timeline. So starting with स्पोर्ट्स कैसे ओरिजिनेट हुआ इंडिया में. नाउ वी गो बैक टू द प्री हिस्टोरिक टाइम्स. ड्यूरिंग द स्टोन एज ये जो एक्टिविटीज है जैसे कि रेसलिंग, जैसे कि आर्चरी, जैसे कि स्विमिंग, ये सब डेवलप हुए. ये स्किल्स थे. क्यों स्किल्स किए थे? बिकॉज दे वांटेड टू सर्वाइव, राइट? सो दीज स्पोर्ट्स बिकेम लेटर स्पोर्ट्स, रादर बिफोर दे वर जस्ट स्किल्स टू सर्वाइव फ्रॉम द एडवर्सरीज, फ्रॉम देयर एनिमीज, फ्रॉम एनिमल्स. तो ये कौन से आर्चरी, रेसलिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग और सब करना पड़ा. बट ये जो बाद में हम देखते हैं अभी के टाइम पे, दीज आर मॉडर्न स्पोर्ट्स. सो इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम देखें 1947 में, we did not focus much on sports. Why? Because there was poverty, there was malnourishment, लोगों में basic necessities नहीं थी कि कहाँ हम sports पे ध्यान दें. So we never had much concentration in sports, but it changed in 1951 because India ने host किया था the first ever Asian Games. Now remember, Asian Games 4 साल में एक बार होता है. Okay, so India ने host किया and we see that in 1954 to give it more push, हमने एक body भी बनाई sports के related called as the All India Council of Sports, ताकि हम advise और support करें sports के bodies और उनके elite athletes को. So the focus was given to give a little impetus to sports by this body formed in 1954. पहला ऐसा body for sports. तभी कोई मिनिस्ट्री, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं बना. स्लोली हम देखते हैं नए एथलीट्स फॉर्म हुए, जैसे कि हमने देखा होगा भाग मिल्खा सिंह, गुरबचन सिंह, प्रवीण कुमार, कमलजीत संधू. ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट एथलीट्स. इनफैक्ट स्लोली हम देखते हैं 1920 से 1980s वी हैव सीन हॉकी टीम हैड गेन्ड अ लॉट ऑफ ग्लोरी in the whole world. हम ओलंपिक्स की बात भी करें तो हमने देखा हमारी जो मेंस हॉकी टीम थी, they have also won the gold. So yes, we were known but at a very limited can say recognition. Reason because हम यहाँ पे ज्यादा फंडिंग नहीं देते थे, because ज्यादा फंडिंग कहाँ पे जाता था? In education, in health, in defense and so on. Now coming to understand 1980s के बाद सिचुएशन कैसे चेंज हुआ. 1982 में हमने नेक्स्ट टाइम भी एशियन गेम्स होस्ट किया था. दिस वाज द 9th एशियन गेम्स दैट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड यहाँ पे उन्होंने बोला कि बिकॉज आवर परफॉर्मेंस हैड फार इम्प्रूव्ड, हमने बोला ज्यादा हम अभी फोकस करते हैं स्पोर्ट्स पे. तो बना दिए हमने पॉलिसीज. फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बना 1984 में एंड दिस फोकस मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि लोगों में पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुए, परफॉर्मेंस भी आए, एंड वी ऑल्सो वांटेड स्पोर्ट्स टू बी इंटीग्रेटेड इनटू एजुकेशन. और ये हुआ. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में. इन्होंने इंटीग्रेट किया एजुकेशन विद स्पोर्ट्स. सो वी नो दैट इन आवर स्कूल डेज वी हैड पीटी या फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन, ये भी होने लगा, राइट? सो दे स्टार्टेड टीचिंग अबाउट स्पोर्ट्स. दे स्टार्टेड हैविंग दीज रेसेस टू गेट स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन दीज एक्टिविटीज. 1986 में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया एंड इसका नाम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉल्ड एज साई. स्पोर्ट्स कौन सी लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या कॉन्करिंग लिस्ट में? इट कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट, स्टेट सब्जेक्ट, यानी कि स्टेट की गवर्नमेंट्स लॉज बनाएंगी विद रिगार्ड टू दिस, राइट? और हर स्टेट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, एक्टिविटीज, स्टेडियम्स, फंडिंग लगा के इन द स्पोर्ट्स अरेना. फॉर
फर्दर लेकिन हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स का फिर भी लिमिटेड इंटरफेरेंस था फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बिकॉज वी हैड नॉट येट सीन LPG रिफॉर्म्स, तो वेरी लिमिटेड प्लेयर्स ऑफ इन द स्पोर्ट्स। लेकिन LPG रिफॉर्म्स के बाद यानी कि 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ विच अलाउड मेनी प्राइवेट एंटिटीज टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। मिडिल क्लास भी राइजिंग हुआ, मतलब अभी लोगों के पास पैसे आने लगे एंड दे स्टार्टेड टेकिंग स्पोर्ट्स सीरियसली। सो द गेम चेंजर दैट वी सी इन द स्पोर्ट्स फील्ड इज फ्रॉम 1990s। और 2000 के बाद सिचुएशन changed because we now started having a ministry for sports. So let's understand 2000 के बाद हम देखते हैं 2000 में ही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स आया। कैन यू टेल मी हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? यूज द कमेंट सेक्शन टू आंसर। फर्दर 2001 में हम देखते हैं रिवाइज स्पोर्ट्स पॉलिसी भी आया। सो 1984 का जो पॉलिसी है ये भी रिवाइज होके आया। फर्दर हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ पे मेडलिस्ट आए इंडिया में। सो फर्स्टली वी सी राज्यवर्धन राठौर, अभिनव भिंद्रा, दीज आर फॉर शूटिंग, ओके, एंड विजेंद्र सिंह एंड मैरी कॉम फॉर बॉक्सिंग। Okay. Now 2011 में we see the National Sports Development Code coming into place and ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्पोर्ट्स फेडरेशंस को रेगुलेट करना। तो अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशंस बनी स्टेट लेवल पे, तो इनको रेगुलेट भी करना आवश्यक ताकि दे डोंट बिकम करप्ट, दे डोंट हैव काइंड ऑफ नेपोटिज्म और सब ना हो। मेनली द टैलेंट इज रिकॉग्नाइज्ड, दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड, दे थॉट कि हमको इनको भी रेगुलेट करना नेसेसरी है बिकॉज स्टेट में स्टेट सब्जेक्ट में आया ये। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी बनाए जैसे कि टॉप्स कॉल्ड एज द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ताकि एनकरेज करे ये एथलीट्स को विद रिगार्ड टू ओलंपिक्स लेवल बनाए इनको। फर्दर खेलो इंडिया 2017 टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हुआ एट द स्कूल, एट द ग्राउंड लेवल, एट द यूनिवर्सिटी लेवल। एंड फाइनली द फिट इंडिया मूवमेंट जो आया 2019 में, एंड दिस प्रमोटेड फिजिकल एक्टिविटी एंड पब्लिक हेल्थ। फर्दर वी सी दैट हम नेशनल लेवल स्पोर्ट्स भी करते हैं। कैन यू टेल मी वेयर वाज द 38th नेशनल लेवल स्पोर्ट्स? एंड अगला जो है मतलब इस साल जो 39th वाला होगा ये कहां पे होगा? कैन यू ऐड दैट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। चलो लेट्स प्रोसीड टू अंडरस्टैंड देन हमारे जो स्पोर्ट्स में हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में हम इसीलिए फोकस कर रहे हैं बिकॉज इंडिया चाहती है कि वो ओलंपिक्स को होस्ट करे इन 2036। हमको पता है जो पिछला ओलंपिक्स हुआ था दैट हैपेंड इन 2024, राइट, एंड दैट हैपेंड इन पेरिस। जो 2028 में होगा दैट इज हैपनिंग इन लॉस एंजलिस। एंड 2036 की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ओलंपिक्स ऑफ 28 फिर होगा 36 में नहीं, फिर होगा 32 में एंड देन होगा 36 में। सो जो 36 वाला है वो हम चाहते हैं हम होस्ट करें। फर्दर 2024 की अगर हम बात करें, वी हैव आल्सो सीन अ ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कमिंग इनटू प्लेस, लेकिन इसको फाइनलाइज अभी तक नहीं किया है। फर्दर ये नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो आया था 2025 में, इसको बताया था एज खेलो भारत नीति। रिमेंबर दिस नेम बिकॉज दिस हैज बीन द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स पॉलिसी, वी हैव गिवन इट हिंदी नेम खेलो भारत नीति। सो यहाँ पे हम देखते हैं गवर्नमेंट पुश कर रहा है बिकॉज इट वांट्स टू टेक अप द लीडरशिप इन स्पोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ कमिंग टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, इंडिया में स्पोर्ट्स में भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं डोपिंग इन स्पोर्ट्स। What do you mean by the term doping? डोपिंग का मतलब है कुछ यहाँ पे सप्लीमेंट्स लेना, ओके, जैसे कि ड्रग्स लेना ताकि तुम अच्छा परफॉर्म करो इन स्पोर्ट्स। तुम्हारे जो यू कैन से कुछ ऐसे ड्रग्स लिया जाता है ताकि वो स्पोर्ट्स में बेटर परफॉर्म करे एज कंपेयर टू द अदर पीपल। Now that is forbidden in sports, ये बैन किया है। And we also have an organization called as World Anti-Doping Agency जो 1999 में बनी थी और इनका हेडक्वार्टर्स है मॉन्ट्रियल, स्विट्जरलैंड, मॉन्ट्रियल कनाडा में। Okay, so now the main
वर्क ऑफ दिस एजेंसी फॉर्म्ड बाय द इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, तो वाडा बनाया था ताकि वो स्पोर्ट्स में जो ड्रग्स यूजेज है इसको बैन करे। एंड इफ यू आर फाउंड, आप पे पेनल्टीज लग सकती है, आप बैंड हो टू अपीयर इन स्पोर्ट्स। एंड वी सी दैट इस पर्टिकुलर रिपोर्ट, इन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, एंड इस रिपोर्ट में वी हैव अंडरस्टूड दैट इंडिया इज सबसे लार्जेस्ट हाईएस्ट इन डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ओके, तो इंडिया में हमारा रेपुटेशन इतना कुछ खास नहीं है, बिकॉज इंडिया इज रैंकिंग नंबर 1 इन विद रिगार्ड टू द डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो इसमें बहुत सारे हमारे चैलेंज है, फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है, सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू लुक आफ्टर इफ वी वांट टू टेक अप लीडरशिप, इफ वी वांट टू हैव द रेपुटेशन in the sports field. That's all with regard to this article. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है employment linked initiative. तो यहाँ पे हमारे कैबिनेट ने अप्रूव किया एक नया स्कीम, नया इनिशिएटिव, एंड यहाँ पे इट इज सेड कि 99,000 करोड़ दिया गया है. So it's a very huge fund. That's why this is an important scheme. What is the scheme related to? It is related to employment, right? To employment generation, especially in one sector. Which is that sector? The manufacturing sector. Okay? So, how does this work? यहाँ पे we see that जो भी jobs create किए गए हैं from April 1st 2025 to July 31st 2027 इस स्कीम के लिए valid है, eligible है. So if you are a first time employee, okay, they will get 1 month's wage. Okay, 1 month's wage up to 15,000. Okay, so यहाँ पे first time employees to get 1 month's wage up to 15,000 को मिल सकता है. Second, employers, okay, को incentives मिलेगा. Employers जो employ कर रहा है उनको मिलेगा 3,000 पर मंथ. ओके, दे विल गेट पर एडिशनल एम्प्लॉय. तुम कितने एम्प्लॉयज को ले लेते हो उतना तुमको 3,000 का फायदा मिलेगा. ठीक है, एंड दिस इज स्पेसिफिकली अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा यहाँ पे पुश मिला है. व्हाई? बिकॉज इट इज सेड कि नॉर्मली दूसरे सेक्टर्स में से 2 years के लिए है, बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 and 4th year में भी मिलेगा. सो दिस इज वैलिड फॉर 2 years, and for the 3rd and the 4th year for manufacturing sector additional additional push is given for this particular sector. तो ये था, हम देखते हैं द ELI scheme, the employment linked incentive. This is to increase the employment generation, because we know we have a greater demographic dividend. We have a greater demographic dividend. Now what do you mean by demographic dividend? Demographic dividend का मतलब है जो working population है, जब तुम्हारा वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होता है, बिकॉज वी नो इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट, और हमारा जो मेजर वर्कफोर्स है इसकी मात्रा ज्यादा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन की मात्रा ज्यादा है. दैट मीन्स ये हमको बूस्ट कर पाएगी इकोनॉमी. ये हमारे वी कैन बिकम नंबर 1 इकोनॉमी. अभी हम नंबर 4 पे हैं, तो हम 3 and 2 and 1 भी हो सकते हैं अगर हम इस वर्कफोर्स का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करें, राइट. सो यहाँ पे टारगेट है कि 3.5 करोड़ जॉब्स और जनरेट हो, 1.92 करोड़ यहाँ पे बेनिफिशियरीज होंगे, एंड दे विल बी द फर्स्ट टाइम फ्रेशर्स जिसे कहते हैं. एम्प्लॉइज यहाँ पे गेन करेंगे 1 लाख पर मंथ. ओके, विल बी एलिजिबल. सो दे आर हु एंड ऑल आर एलिजिबल, ये भी बताया है. सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू द ELI. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू थाईलैंड एंड कंबोडिया का बॉर्डर एक डिस्प्यूट हुआ. सो द डिस्प्यूट हैपेंड ऑन May 28th. Okay, now you can see the map. यहाँ पे थाईलैंड है, यहाँ पे कंबोडिया है. The neighboring countries is Laos and Myanmar यहाँ पे, ठीक है. Then Vietnam is sharing the border with Cambodia. यहाँ पे कौन सा पानी है? We have the South China Sea and यहाँ पे we have the Andaman Sea. Okay, so this way we have India. Okay, now what exactly happened? यहाँ पे हम देख सकते हैं थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है पैथोंगत्रिन शिनावात्रा. फॉर इजियर पर्पस आई एम जस्ट कॉलिंग हर शिनावात्रा नाउ. तो शिनावात्रा ने कॉल किया था, एक कॉल हुआ था किनके साथ? कंबोडिया के सीनेट प्रेसिडेंट, ओके, जिनका नाम है सेन, ओके, हुन सेन. ना ये जो कॉल हुआ था जून 15 को ये लीक हुआ. अभी क्या था इस कॉल में? सो व्हेन देयर वाज अ बॉर्डर क्लैश दैट हैपेंड बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया, और एक कंबोडियन सोल्जर का भी डेथ हुआ था. सो द क्लैश रियली वाज रियली बैड. एंड ये कॉल में
जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड अंकल बुलाती है किसको, द कंबोडिया के जो जो ह्यून सेन है, जो है सेनेट के प्रेसिडेंट। और बिकॉज अंकल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे उनके फादर से, जो एक एक्स पीएम भी थे। नाउ इन दिस कॉल शी इज कॉलिंग द थाईलैंड मिलिट्री ओके एज एन अपोनेंट, उनको अंडरमाइन कर रही है ये। She says that they were just acting too cool and I quote that because that's what she said. So इनको यहाँ पे अंडरमाइन किया उनके ही थाईलैंड के ही मिलिट्री को। Now that was not liked by the people of Thailand. तो थाईलैंड की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इन्होंने थाईलैंड के पीएम को अभी सस्पेंड कर दिया। So currently who is the acting prime minister? इनका नाम है सूर्या। ठीक है, दिस इज दी करंट एक्टिंग पीएम बिकॉज अभी शिनावात्रा को हटा दिया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस बॉर्डर इशू दैट वी आर सीइंग राइट नाउ क्विकली। यहाँ पे हम देखते हैं दैट इट वाज लिंक्ड टू 1907, मतलब बहुत ही पुराना ये इशू है, फ्रेंच कॉलोनियल मैप, जहां पे कंबोडिया बताता है कि ये मेरी टेरिटरी है, whereas थाईलैंड डज नॉट अग्री विद इट। थाईलैंड डिस्प्यूट्स दिस मैप एक्यूरेसी, उनको पसंद नहीं है 1907 वाला मैप। ओके, नाउ कौन सा रीजन एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन द टू कंट्रीज? द नेम ऑफ द रीजन इज प्रिया विहार टेम्पल। ये यूनेस्को एक हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ whose territory does it come? The International Court of Justice ये बताती है कि 1962 का रूलिंग कि ये कंबोडिया के अंदर है, कंबोडिया फेवर में है, whereas even 2013 में भी इसको रीअफर्म किया है कि yes this is coming under कंबोडिया। लेकिन थाईलैंड को इससे दिक्कत है, थाईलैंड does not agree with the same। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा, डिस्प्यूट देखा, कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये हमने देख लिए। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, दिस इज विद रिगार्ड टू टाइगर रिजर्व। सो व्हाट हैपेंड इज देयर हैज बीन अ टाइगर जो एक घर में एंटर किया इन झारखंड। सो दिस लीव्स अस टू क्वेश्चन कि क्यों टाइगर्स इधर उधर भटक रहे हैं। रीजन बिकॉज देयर आर टू रीजंस। एक है वो प्रे यानी कि शिकार की वजह से, और एक पार्टनर की वजह से। सो देयर आर टू रीजंस व्हाई द टाइगर्स आर मूविंग। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन। एंड टाइगर्स हम देखते हैं, मेल टाइगर्स यूजुअली दे कीप शिफ्टिंग, दे कीप मूविंग, वेयरएज फीमेल टाइगर्स या टाइग्रेस ये हमेशा आपके जो बर्थ प्लेस है वही रहती है, जिसके कारण यहाँ पे जेंडर को हम देखते हैं चेंजेस होते हैं। सो फीमेल्स आर जस्ट फाउंड इन वन रीजन whereas the male tigers keep rotating. Now let's understand some quick facts with regard to tigers. हम देखते हैं कि recently कौन से टाइगर रिजर्व न्यूज में था। One was the माधव टाइगर रिजर्व, ओके, और ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है, विच इज द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। 58th टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि द बिगेस्ट टाइगर रिजर्व ओके इन इंडिया ये है नागार्जुना सागर। ओके, जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना रीजन में। ओके, नागार्जुना सागर, श्री सालम इज द फुल नेम, तो मैं वो भी ऐड करती हूँ, श्री सालम, ठीक है। नागार्जुना सागर, श्री सालम, विच इज आंध्र प्रदेश तेलंगाना रीजन वाले में। सो दैट इज द बिगेस्ट वन। स्मॉलेस्ट वाला किधर है? That is the Boar Tiger Reserve and that is in Maharashtra. Okay. Now, if they ask you which is the place where you find most number of tigers, which is that state in India, then the answer would be Madhya Pradesh, because Madhya Pradesh में forest region बहुत ज़्यादा है, right? That is why मध्य प्रदेश में tigers भी ज़्यादा मात्रा में पाते हैं। Now, मध्य प्रदेश also has the most number of tiger reserves. Most number of tiger reserves. ठीक है, but if they ask you which tiger reserve has most number of tigers, then your answer would be Jim Corbett. Jim Corbett में, that is in Uttarakhand, you've got most number of tigers. Okay, further हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर ये स्टार्ट हुआ था 1973 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी एंड दैट वाज द फर्स्ट रीजन जहां पे ये इनॉग्रेट हुआ था, जिम कॉर्बेट। ओके, टाइगर डे कब है? 29th जुलाई। सो दिस मंथ
we are going to be talking about tigers very soon again. Okay, so July 29th. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा. Okay, one more was in the news. सिमलीपाल. सिमलीपाल में क्या हो रहा है? सिमलीपाल में you have this is in Uttarakhand Odisha by the way. Simlipal, यहाँ पे you get the world's melanistic tiger reserve. Melanistic tigers यहाँ पे पाते हैं because ये जो tigers हैं they produce a lot of melanin and उसके कारण उनका जो coat है उसका जो color है थोड़ा dark है, black है. Okay, that is Simlipal. So it's the world's melanistic टाइगर सफारी होता है कहाँ पे? सिमलीपाल में, which is in Odisha. Clear? So we've seen some important articles, facts. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है रेलवे ने लॉन्च किया है रेल वन ऐप ताकि हम इजीली टिकट बुकिंग कर सके, ट्रैवल सर्विसेज कर सके. Let's quickly understand some facts about it. Firstly, किसने लॉन्च किया है? Who is the Railway Minister of India? He is Ashwani Vaishnav. Also, he is Ministry of Information and Internet, Electronics and Information Technology. तो इन्होंने लॉन्च किया. किसने ये डेवलप किया है? लेकिन इट इज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जो एक PSU है. PSU क्या होता है? इट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. दैट मीन्स अ पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी. ओके, जैसे आपने BSNL सुना है, गवर्नमेंट कंपनी. सो जैसे ये गवर्नमेंट कंपनी है, कॉल्ड एज CRRS. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐप? ऐप का पर्पस है फॉर पैसेंजर इंटरफेस एंड डिजिटल एक्सपीरियंस विद इंडियन रेलवेज, ताकि वो इंप्रूव कर सके द पैसेंजर एक्सपीरियंस. वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल रेलवे बुकिंग्स. तो क्या क्या कर सकते हैं इस ऐप के दौरान, क्या क्या सर्विसेज है, ये लेट अस अंडरस्टैंड. सो इट्स एन ऑल इन वन, मल्टीपल पैसेंजर सर्विसेज आपको एक जगह पे मिल रही है. यू कैन डाउनलोड दिस ऑन एंड्रॉइड एज वेल एज iOS, सो डू दैट नाउ. यूजर फ्रेंडली इंटरफेस. ओके, सो इजी, आप लॉग इन कर सकते हो. You've got biometric, easy to access, and ये दूसरे apps के साथ भी compatible है, मतलब same UID you can add in. कौन से सर्विसेज है? If you book through this, तुमको 3% डिस्काउंट मिलता है अनरिजर्व्ड ट्रेन टिकट्स एंड प्लेटफॉर्म टिकट्स में. तुम ट्रेन्स को ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ पे ट्रेन फंसा है. फर्दर ग्रीवेंस, अगर तुमको कंप्लेंट्स करना है, केटरिंग ऑर्डर करना है, पोर्टर बुकिंग. ओके, यू वांट कूली या एक जगह यू वांट समबडी टू पिक अप योर बैग्स, अगर तुमको हायर करना है किसी को, वहां वो से भी कर सकते हो. एंड टैक्सी सर्विसेज भी तुम यहाँ पे ले सकते हो. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड इफ यू आर अ फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ रेलवेज और योर पेरेंट्स डू keep booking or keep going through this, you can use this and you can tell them information about this. Okay, so that is with regard to Rail One app. Let's proceed to the next article. अगला article defense. So हम 2-3 articles defense के करेंगे. So quickly for the exam, especially with regard to AILET and other SLAT exams, we'll see this. INS Tamal. INS तमाल क्या है, किसने बनाया है? Now this is mainly commissioned at Russia, मतलब रशिया का है ये, कलिंगराड. ओके, that is the place where it has been commissioned. ये एक फ्रिगेट है. फ्रिगेट का मतलब क्या है? फ्रिगेट आर स्मॉलर शिप्स that are mainly used for patrolling. ठीक है, तो ये हमेशा एस्कॉर्ट करते हैं बड़े शिप को. इसमें भी होता है मिसाइल्स एंड एवरीथिंग, बट इट इज नॉट एज बिग एज अ डिस्ट्रॉयर. डिस्ट्रॉयर इज द वन दैट एक्चुअली इज यूज्ड ड्यूरिंग वॉर्स, व्हेयरएज दिस वन इज जस्ट फॉर पेट्रोलिंग. डे टू डे पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है. नेवी इसका इस्तेमाल करती है. सो दिस इज द लास्ट एवर फॉरेन बिल्ड वॉरशिप जो इंडिया ने लिया है, बिकॉज इसके बाद हम खुद से बनाएंगे, एंड दैट इज व्हाट आत्मनिर्भर भारत इज. राइट. फर्दर ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बनाया था? इट वाज प्रोजेक्ट 1335.6, दैट इज इन द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट. एंड इसको इजी बताते हैं तलवार क्लास. ओके, सो इसके पहले तमाल के पहले हमने लास्ट फ्यू मंथ्स के पहले देखा था तुशील. सो तुशील, तमाल, दीज आर ऑल द शिप्स, द फ्रिगेट शिप्स, एंड हु हैज बिल्ट इट? रशिया से लिया है हमने. सिमिलरली खुद से भी बनाया हमने. तो आज के आर्टिकल में खुद से बनाने वाला भी शिप आया है, फोटो यहाँ पे देख रहे हो आप, उदयगिरी. और कौन से प्रोजेक्ट में ये बनाया है? दिस इज अंडर प्रोजेक्ट 17A. सो दिस इज द सेकेंड सच स्टील फ्रिज. कैन यू टेल मी विच इज द फर्स्ट एवर स्टील frigate delivered to the Indian Navy? You can add that in the comment section under project 17A. पहला वाला कौन सा है ये तुमको बताना है. Now किसने ये बनाया है? This is the Mazagon Dock Ship Builders Limited जो मुंबई में है, and it is used for blue water missions यानी open sea ocean missions, conventional non conventional इसमें threats
को टारगेट कर सकता है. इट विल हैव मिसाइल्स ऑल्सो, सो दैट विल बी यूज्ड, एंड इट इज ऑल्सो स्टील्ड, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू बी फाउंड बाय द एनिमी रेडार्स. सो दैट इज व्हाट उदयगिरी जो हमने बनाया, जो रशिया ने बनाया तो शील तमाल, जो इंडिया ने बनाया उदयगिरी. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे विच इज इंडिया फ्रांस ने एक आर्मी एक्सरसाइज कंक्लूड किया, मतलब ये समाप्त हुआ था 18 जून को स्टार्ट हुआ था फ्रांस में. द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज शक्ति 2025. नाउ रिमेंबर, ये आर्मी एक्सरसाइजेज है, यानी दोनों कंट्रीज इंडिया और फ्रांस की आर्मी करती है. अगर ये पूछते हैं नेवी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, देन योर आंसर इज वरुणा. एंड इफ दे आस्क यू विद रिगार्ड टू द एयरफोर्स, तो एक्सरसाइज का नाम है गरुड़. ठीक है, तो वरुण, गरुड़ एंड शक्ति, ये 3 एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस बायलैटरल एक्सरसाइज है दैट यू नीड टू नो. सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू द डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ टुडे, दैट 2nd July. I hope you've understood everything. If you have questions, use the chat box to ask and we shall definitely get back to you. Thank you so much for watching.